हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। कोई भी जो प्लांट सेल होते हैं ना, सिर्फ प्लांट सेल, एनिमल नहीं, ठीक है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवर होती है। रिजिड मतलब एक कड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जाना जाते हैं। और ये कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होती है। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट की जो सेल की वॉल होती है, सेल वॉल, ये बनी किस चीज़ की होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये एक सिंपल सा सब्सटेंसेस नहीं है। सेलुलोज जिस चीज़ का सेल वॉल बना हुआ है, सेलुलोज, वह एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दिस प्लांट। अब देखो, ये प्लांट है, हमारी तरह थोड़ी ना है कि ठंड हो गई तो ठंड में हम लोग रूम में अंदर आ गए और हमने एक मतलब रजाई ओढ़ लिया या फिर कुछ भी ओढ़ लिया है। गर्मी है तो हम लोग एसी चला लिए। उनको तो खुले इन्वायरमेंट में रहना है। अब ऐसे इनके लिए भगवान ने उन्हें क्या किया, एक प्रोटेक्शन के लिए वॉल दे रखी, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो उनको मतलब कि एक रिजिडिटी प्रदान करती है, एक मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करती है बाहरी इन्वायरमेंट से में उसमें उसको अडॉप्ट करने के लिए। व्हेन अ लिविंग सेल प्लांट सेल्स loses water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall। और जब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि प्लांट में जब पानी का लॉस होता है या प्लांट गेन करता है तो श्रिंकेज और स्वेलिंग जो है ये सब सेल वॉल के थ्रू ही पानी का अंदर बाहर जाना हो जाता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। और इस फिनोमेनन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन विद परफॉर्मिंग द कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करके भी आप इसको आप समझ सकते हो। तो क्या है? माउंट द पेल ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर on a slide and examine cells under the high power of microscope. Note the small green granules called the chloroplast. They contain a green substances called। देखिए, कह रहा है कि आप एक पेल, उसके छिलके को, रियोलीफ के छिलके को अगर आप निकालिए और वाटर में डालिए, आप और उसको स्लाइड बना करके देखिए, तो आपको बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आएंगे ग्रीन कलर के, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें जो वो ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। और इसे कहते क्या है हम लोग? दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंसेस। उसमें क्लोरोप्लास्ट एक मतलब कि ऑर्गेनेल्स है, उसमें ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ द सुगर द सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व द अंडर। उसके बाद आप क्या करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल दीजिए और फिर देखिए थोड़ी देर के बाद क्या होता है। नाउ प्लेस द सम रियो लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस किल द सेल्स एंड दिस माउंट ऑन द लीफ ऑन द ऑब्जर्व द अंडर। अब क्या करना है आपको कि थोड़ा सा गर्म पानी, उसके ऊपर हॉट वाटर डाल देना, बॉइलिंग वाटर डाल देना है उसी रियो लीफ के ये लेयर के ऊपर, पील के ऊपर। अब आप देखोगे उसमें क्या, फिर से माइक्रोस्कोप में फिर क्या उससे क्या होगा। अब एक बात बताओ, हॉट वाटर जब डालोगे तो उसके जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं सब किल हो जाएंगे। अब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो, और उसके ऊपर शुगर और सिल्ट का फिर से आप सॉल्यूशन डाल करके आप उसको देखेंगे। वेट फॉर द मिनट, ऑब्जर्व इट अगेन एंड व्हाट विल हैव फाइंड, क्या प्लाज्मोलाइसिस उसके बाद होगा। व्हाट डू वी अर्न फॉर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तुम इस एक्टिविटी से, आप इस एक्टिविटी को जब आप स्कूल जाओगे, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहाँ पे प्रॉपर करवा के दिखाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है। इट अपीयर्स दैट द ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट द डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर वेदर। तो आपको ये पता चल जाएगा जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं ना, बस वही पानी एब्जॉर्प्शन कर सकती है। डेड सेल्स जो होते हैं उसको वाटर में ऑस्मोसिस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। Cell wall permits the cells of the plant, fungi, and the bacteria to withstand very dilute and the extreme media without the bursting। और सेल वॉल मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब हार्ड स्ट्रक्चर है, एक मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सकता है। और वो बिना ब्रस्टिंग किए हुए, ये चाहे वह सेल वॉल किसी की भी हो, प्लांट की हो, फंगी को हो, बैक्टीरिया को हो, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी वो बिना ब्रस्टिंग के रह सकता है। ब्रस्टिंग मतलब टूटे बिना रह सकता है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप द वाटर बाय। और ऐसे मीडियम में जो है वो जो वैसा सेल जिसमें वॉल है वो बिना मतलब कि ब्रस्टिंग किए भी वहाँ पे आराम से ऑस्मोसिस की क्रिया में होगी। द सेल स्वेल्स इन द बिल्डिंग ऑफ द प्रेशर्स अगेंस्ट द सेल वॉल। अब क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं ऐसे में, चूँकि पानी अंदर गेन कर दिया तो स्वेल कर गए, एंड द बिल्डिंग प्रेशर द अगेंस्ट द सेल वॉल। और अब जब पानी अंदर आ चुका है तो एक अंदर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो स्वेल हो चुका है वाटर से, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा था। वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलेंसर्स। और जो वॉल भी है साथ ही साथ में एक इक्वल बराबर ही प्रेशर जो है
अपने सेल्स पर भी क्रिएट करता है। और बिकॉज ऑफ देयर द वॉल्स सच सेल्स कैन द विथस्टैंड विद द ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल्स। अब चूँकि सेल वॉल प्रेजेंट है वहाँ पे, तो सेल वॉल उसको रिजिडिटी पे देता है, रिजिड होता है स्ट्रक्चर ये, तो ये वो कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से विथस्टैंड करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। हमने सेल वॉल के बाद देखो, ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि यही सारे डिफरेंसेस आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के डिफरेंस में लिखने के लिए आएंगे एग्जाम में। अब बात है न्यूक्लियस की। रिमेंबर द टेम्प्रोरी माउंट ऑफ अ ऑनियन पील और वी प्रिपेयर। हमने पहले सबसे पहले ऑनियन पील के लिए एक टेम्प्रोरी माउंट तैयार की थी। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। अब इसी पर हमें क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है उसी ऑनियन पील पे वाली स्लाइड पे। व्हाट वुड वी सी इफ द ट्राइड टू ऑब्जर्विंग द पील विदाउट द पुटिंग द आयोडीन। से पहले हम लोग बिना आयोडीन सॉल्यूशन के ऊपर इसको देखने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू सी द व्हाट द डिफरेंस इन द। अब देखेंगे कि क्या पहले आयोडीन सॉल्यूशन डालने के पहले उसके स्ट्रक्चर में क्या अलग है आयोडीन सॉल्यूशन के डालने के बाद में। डिफरेंस इन द फर्दर एंड व्हेन वी पुट द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। क्या जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन उस पील पे डाल दिया तो क्या बिल्कुल वो एक जैसा कलर्ड हो गया, चारों तरफ बिल्कुल इवनली कलर्ड हो गया? ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अलग अलग करेक्टर होता है। अलग अलग करेक्टर अपने अलग अलग करेक्टर के अनुसार कलर को भी स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। अब इस कारण से सेल्स के हर पार्ट इक्वली कलर्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन द अदर। कुछ तो डार्कर हो जाते हैं और कुछ डार्कर नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो use the saffronin solution or the methylene blue solution to stain। आप आयोडीन के जगह एक सैफरानिन आती है या फिर मिथाइलिन ब्लू आती है, वो सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हो। यानी नाम को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सैफरानिन हो गया, आयोडीन हो गया और मेथिलीन हो गया ब्लू। we have observed cells from an onion। let us now observe cells from the ऑन बॉडी। अभी तक हमने ऑनियन पिल्स वगैरह को स्टेन करके देखा है। अब हम अपनी बॉडी के पार्ट्स के भी कुछ सेल्स को देखने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन इट। हम लोग सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे, उसके ऊपर जो है कुछ फ्यू ड्रॉप्स वाटर के डालेंगे। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप इनसाइड द सरफेस ऑफ योर चिक। अब जो हमारी जो चिक है उसके अंदर के सरफेस को हल्का सा हम उस आइसक्रीम स्केच से हल्का सा खींचने की कोशिश करेंगे। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। क्या कुछ चीज़ें आई है उसके स्टक पे, उसके आइसक्रीम स्टिक के। विद द हेल्प ऑफ द निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड द स्प्रेड इनटू द एवेन्यू ऑन द ग्लास स्लाइड। अब क्या करना है, निडल की सहायता से वो जो आइसक्रीम स्टिक पे जो स्टिक किया हुआ आपके चिक के अंदर वाली हल्की सी भी स्ट्रक्चर हल्की सी भी कुछ पार्ट आ रही है ना, तो वो आप उसको स्लाइड पे आपको डाल देना निडल की सहायता से। अब उसके बाद क्या करना है, हमें मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करके उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है तरीके से। एंड नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर द। अब उसके बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम, और साथ ही साथ में हम लोग कवर स्लिप जरूर लगाएंगे उसके ऊपर, और फिर देखेंगे कि क्या सेल्स, किस तरह के सेल्स हमें उस पर दिखेंगे। अब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में जिस तरह की भी ऑब्जर्वेशन आपको दिखती है उसको आप क्या करोगे सॉरी उसको अब आप क्या करोगे, आप अपनी फोटो कॉपी में ड्रॉ करोगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Was there a darkly colored spherical or the oval dot-like structure near the center of the each cell? क्या कोई डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वहाँ पे सेल्स में? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये जो डॉटेड डार्क कलर का स्ट्रक्चर है यही न्यूक्लियस है। वेयर द सिमिलर स्ट्रक्चर इन द ओनियन पील सेल्स। क्या ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर उस ओनियन पेल्स में भी दिख रहा था? याद करें, आपको बिल्कुल उस तरह का ही डार्कली कलर स्ट्रक्चर था, वही न्यूक्लियस था। कोई भी लिविंग सेल्स है, अगर वो मतलब एक प्रॉपर ये मल्टी सेलुलर सेल्स हैं और तो वहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें एक न्यूक्लियस प्रॉपर नजर आती है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवर। अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानना चाहेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस असल में एक डबल लेयर्ड कवरिंग होता है जो किस चीज़ की होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि एक न्यूक्लियस एक ऐसा
ऑर्गेनल सेल के अंदर का पार्ट है जिसके ऊपर भी 2 लेयर है किसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, एक राउंड स्ट्रक्चर उसके ऊपर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है और न्यूक्लियस के बाहर मटेरियल उसके ट्रांसफर में, देखिए एक अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने में हेल्प करता है। दैट इज़ द टू बी द साइटोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो जिस चीज़ को अंदर आना है अंदर आने के लिए परमिशन देगा, जिस चीज़ को बाहर जाना है बाहर जाने के लिए परमिशन देगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे हम लोग। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स है विच आर विजिबल लाइक द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो आपको कैसा लगेगा देखने में, रॉड टाइप का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और जब ये भी रॉड टाइप का स्ट्रक्चर कब, जब सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तब आपको क्लियर नजर आता है। क्रोमोजोम्स कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टू द टू इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हम ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है वो डीएनए का बना होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। असल में यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अगर आप देखो आपकी आइज़ या तो आपके मम्मी से या तो पापा से मिलती होगी, वो कैरेक्टर आपको आपके कोई पड़ोसी से क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वो कैरेक्टर आपको किससे पास हुआ है, अपने माँ बाप से पास हुआ। और माँ बाप में भी कुछ कैरेक्टर जो उनके माँ बाप से पास हुआ। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरेक्टर को पास करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो डीएनए है जिम्मेदार, जो हम लोग क्रोमोजोम्स के नाम से जानते हैं। क्रोमोजोम डीएनए का ही बना होता है। क्रोमोजोम्स आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन। क्रोमोजोम्स डीएनए का और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। ये जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही मतलब कि सारे इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म को बनाने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने में क्या क्या कैरेक्टर चाहिए वो सारे डीएनए के थ्रू ही आ जाता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड द जीन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए ये जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे जीन क्या है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ उसमें पार्ट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे ही हम लोग जीन कहते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है एक तरह से। तो इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल में जो होता है विच इज़ नॉट, जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में ही होता है क्रोमोजोम में। क्रोमेटिन मटेरियल्स इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। असल में जब हम देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप से तो लगेगा क्रोमेटिन मटेरियल एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो कि एक आपस में उलझे वैसे स्ट्रक्चर, जैसे धागा आपस में उलझ जाता है वैसे ही ये क्रोमेटिन मटेरियल से आप उलझे हुए स्ट्रक्चर नजर आएंगे। व्हेनेवर द सेल्स इज अबाउट टू द डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल्स गेट द ऑर्गेनाइज। लेकिन जब भी सेल्स डिवाइड होकर के एक से दो बनने की कोशिश करता है, मतलब एक से दो बनने के लिए रेडी हो जाता है, उसी समय ये क्रोमोजोम्स जो होते हैं थोड़े से छोटे और मोटे हो जाते हैं और विजिबल होते हैं, रॉड साइड स्ट्रक्चर में नजर आने लगते हैं। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो और सबसे पहले आप ये जान लें कि सेल्स के रिप्रोडक्शन में, मतलब कि सेल का एक सेल से दो सेल में बनने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। बाय द प्रोसेस ऑफ ए विच अ सिंगल सेल्स डिवाइड फ्रॉम द टू, और इसी के द्वारा कहीं ना कहीं से एक सेल दो सेल्स का निर्माण करते हैं। इट आल्सो प्ले क्रूशियल पार्ट along with the environment in the determining the ways of the cells will develop and what form it will exhibit at the maturity and by directing the chemical activities of the cell। और चाहे सेल्स किसी भी कैरेक्टर का हो उसको कैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन में उसे पास करना है, या चाहे किस केमिकल का किस समय कितना उसे प्रोडक्शन करना है या डिवाइड करना, वो सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल्स में बी द पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बहुत सारे लेकिन जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ना उसमें जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया पुअरली डेवलप्ड होते हैं न्यूक्लियर, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्लियर नहीं होता या फिर एब्सेंट होते हैं। सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग द ओनली द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। और वैसे चीज़ों को जिसमें जो है न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस अच्छे से क्लियर नहीं होता है, उसे हम लोग यानी कि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, तो उनको हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे, वहाँ पे उसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं कहते हैं।
तो वहाँ पे हम लोग उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड नाम देंगे। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग द ओनली द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। उसमें सिर्फ आपको न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट रहेगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी नाम दे सकते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है प्रॉपर, उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब प्राइमरी, कैरियोट मतलब कैरियोन, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहीं ना कहीं से, यानी कि जो ऐसे न्यूक्लियस जो डेवलप्ड नहीं हो रखे। ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस के पास में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, उसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स also lack most of the cytoplasm। और साथ ही साथ में प्रोकैरियोट की अगर हम लोग बात करें, वही जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपके जो है प्रॉपर साइटोप्लाज्मिक सारे ऑर्गेनल्स भी आपको प्रेजेंट नहीं रहेंगे द यूकैरियोट, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शनल सच एज ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। और बहुत सारी जो जैसे कि प्रोकैरियोट में अगर हम बात करें बाकी साइटोप्लाज्मिक वर्क कैसे होते हैं, तो वो उसी जितने उनके पास ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उसी से वो सारी कामें कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में हर एक काम करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल्स बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब जैसे कि क्लोरोफिल की बात करें, वो बहुत सारे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, वो डायरेक्ट जो है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स से बने हुए हैं, लेकिन उसके पास कोई प्लास्टिड नाम का कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक वेल डेवलप्ड प्लास्टिड नहीं है उसके पास में, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास में। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से, ये डायग्राम आप देख सकती है प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, जिसमें देखिए सेल वॉल दिखा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, राइबोसोम से स्कैटर्ड है, और न्यूक्लियोइड है, क्योंकि देखिए एक कोई अलग से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक स्कैटर्ड टाइप का मिडल में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी में क्रोमेटिन मटेरियल्स इसके हैं। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक डायग्राम है। इन डायग्राम्स को भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट जब हम लोग इसके ये वीडियो बनाएंगे तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग आगे क्लियर करेंगे, और बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।